हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 हम लोग बात करेंगे। हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3D में हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल के बारे में अपने को बात करनी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक आवश्यक सूचना यह है कि हमारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी है www.alphalearningclasses.com। याद रहेगा, नाम बड़ा नाम है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए वहां पे आपके रिलेटेड ये सारे लेक्चर्स भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा ताकि सीक्वेंस वाइज रहे, आपको यूट्यूब पे बहुत ढूंढना ना पड़े। और दूसरी चीज है कि इसके पीडीएफ भी जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे, वहां पे डीपीपी अपलोड कर देंगे, क्वेश्चंस कर देंगे वहां पे अपलोड, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो पाए। और ठीक है, और ये जो नोट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको साथ साथ लिखते चलना है, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात है। देखिए लाइन आपके पास कैसा है, ये लाइन है और ये लाइन है। मान लीजिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, बोलते हो ऐसा। इस लाइन को हम बोलेंगे बेटा आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, या लैम्डा डी वेक्टर बोलते हैं ना अपन। ठीक है, याद है आपको कहानी, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या होता है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर जिसका नाम क्या है बी। मान लो ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, ये बी वेक्टर है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये बी वेक्टर है बेटा। ओके, अच्छा, ये लाइन में अगर मैंने लिखा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू डी वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन सी नाम का पॉइंट से गुजर रहा होगा और ये लाइन किसी के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? डी से पैरेलल होगा। किससे पैरेलल है? डी से पैरेलल है। मैं बोल रहा हूं अगर आपको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, मैं बोलूं कि जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां भी होगा। समझ रहा है बात? पैरेलल लाइन है ना बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सिमिलरली ये और ये भी क्या है? पैरेलल है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइन, बड़े वाले लाइन का एंगल थीटा है, तो छोटे छोटे जो उसके पैरेलल हैं उसका भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अगर थीटा है तो क्या मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है? बिल्कुल आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि दो वेक्टर है बी और डी। याद है मैंने पढ़ाया होगा आपको वेक्टर में कि बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर साथ में क्या आता है, कॉस थीटा। थीटा कौन सा? थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। क्या आप यहां से बी डॉट डी निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा दोनों लाइन के बीच का एंगल। मतलब किसके किसके बीच का एंगल मिला है? ये बी और डी का। और आपने बताया कि बी और डी का जो एंगल है वही एंगल इस लाइन के बीच का भी है। मतलब इस लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आया? एक सवाल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के बिना मन नहीं मानता, नहीं आओ। तो एग्जाम्पल में हमने क्या बोला कि हमारे पास है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये एक लाइन है। सेकेंड लाइन दिया हुआ है बेटा, ये R1 है, ये R2 है। सेकेंड लाइन दिया हुआ है अपने को 2i प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू i प्लस j प्लस k। ठीक है, दो वेक्टर दिए हुए, दो लाइन दिए हुए अपने को। बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो बोलता है कि चलो बताओ कैसे किया जाए। ध्यान रखिएगा, इसमें पैरेलल वाली बात कौन है? ये वाला, मतलब ये है B और ये वाला कौन सा हो गया? मान लो इसको B बोल देंगे, इसको C बोल देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमको इससे मतलब नहीं है कि कहां से गुजर रहा है, हमको मतलब है किसके पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल को कंसीडर कर लिया जाए किसकी तरह? B की तरह और D की तरह, तो बात बन जाएगी। तो हम बोलेंगे B वेक्टर हमारे पास क्या है बेटा? ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k और हमारे पास D वेक्टर क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं D। ठीक है, ये A B C D। D वेक्टर क्या है हमारे पास? तो हम बोलेंगे ये है अपने पास I प्लस J प्लस K। क्या आप दोनों का एंगल निकाल सकते हो? बोलो।
क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। बी वेक्टर, डी वेक्टर और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? देखो कॉस थीटा आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट याद है कैसे निकालते थे? सब भूल चुके हो। 2 1 जा 2 प्लस 3 अगेन 3 1 जा 3 4 1 जा 4, डॉट प्रोडक्ट हो गया डिवाइडेड बाई सबका मैग्नीट्यूड। क्या आएगा इसका? बी का मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालते हो? बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बी नहीं यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कितना आएगा देख तो? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13, 13 प्लस 16, 13 प्लस 16 होता है 29। अगला यहाँ पे डॉट इसका 1 1 1 कितना आ गया? √3। सो बेटा आंसर अपना आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू कितना? cos थीटा इज इक्वल टू 7 और 2 9 डिवाइडेड बाई 9 या 27, 7 बचा 2 6 7 8 इतना। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 9 अपॉन √87। ये आ गया अपना थीटा। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए इस चीज को। चलिए एक सवाल ले लेते हैं यहां से। क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या बोलता है कि फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कहां से गुजर रहा है? पॉइंट क्या है दिया हुआ? बोलता है 2 -1 and 3 and parallel to क्या बोलता है? R वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J और प्लस लैम्डा इंटू 2I प्लस J माइनस 2K। ठीक है, यही बोला हुआ है आपसे। चलो सवाल करते हैं। क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो हमने बोला मान लीजिए ये लाइन है, कहां से गुजर रहा है? तो बोलेंगे 2, -1, 3 से गुजर रहा है। ओके। बोलता है ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल। ये आर वेक्टर है। बेटा जिस लाइन का इक्वेशन दिया होता है उसमें आपको पता है छुपी हुई एक चीज आती है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर जिसका नाम है ये वाला। ये कितना है? 2I प्लस J माइनस 2K। बात समझ में आ रही है? ये क्यों छोटा सा लाइन बनाया है? देखो ये लिखा हुआ है ना कि आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा इनटू दिस। ये जो लैम्डा के साथ होता है ना, ये है ये लाइन जो गिवन लाइन था उसका ये पार्ट है, इसमें हिडन पार्ट है। मतलब मैं बोल रहा हूं अगर ये दोनों वेक्टर, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल हैं और ये इसके पैरेलल है तो मतलब तीनों पैरेलल हो गए। मतलब बेसिकली ये लाइन इज पैरेलल टू दिस पार्ट। तो हम बोलेंगे कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू जिससे वो गुजरता है मतलब 2I माइनस क्या? माइनस J और 3K। और यहां पे क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू जिससे वो पैरेलल है। मतलब किससे पैरेलल है? मतलब समझ लो ये वाला पार्ट जब भी पैरेलल रहा ना तो ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा, ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा। तो बोलेंगे 2I प्लस J और माइनस 2K। ठीक है, तो यही अपना क्या हो गया? रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। यही पूछा था ना आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। हाँ जी सही है। तो चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक और सवाल है, सीबीएसई में पूछा हुआ है तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि अ लाइन पासेज थ्रू 2, -1, 3 and is perpendicular to the line R vector is equal to I plus J minus K। लिख के चलना भाई, मैं लिख रहा हूं तो यहां पे खाली देखो मत। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2I माइनस 2J प्लस K। और एक चीज दिया हुआ है एंड R वेक्टर इज इक्वल टू 2I माइनस J माइनस 3K प्लस न्यू इंटू I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। बोलता है ऑब्टेन इट्स
इक्वेशन। बोलता है कि टू लाइन पासिस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, चलो क्या करेंगे। बोलता है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, मान लो ये पॉइंट क्या है, तो ये है 2, -1, 3। और क्या हो रहा है, तो बोलता है कि ये जो लाइन है ये दो लाइन के परपेंडिकुलर से गुजर रहा है, मतलब समझ रहे हो, ये लाइन ऐसे इनके परपेंडिकुलर है ये। तो हम बोले कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइन दिया हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर आपको एक निकालना पड़ेगा। ये है परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों लाइन का। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, हम बोलते हैं कि ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। मान लीजिए ये क्या है, ये है B और ये है बेटा D, तो हम बोलेंगे B क्रॉस D निकाल लो। पहले समझना ये तरीका क्या है, B क्रॉस D निकाल रहे हो। याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, I, J और K। ठीक है, यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हो कोएफिशिएंट 2, -2 एंड 1, 2, -2 एंड 1। यहाँ पे है बेटा 1, 2 एंड 2। कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे I के साथ क्या आ जाएगा, 2 2 जा -4 -2, हाँ, फिर -j, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 2 जा 4 -1 कितना आता है 3, और यहाँ पे क्या लिखते हो k, और यहाँ पे क्या आता है 2 2 जा 4 +2 मतलब 6 हो गया। सही है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आ गया बेटा -6i -3j और यहाँ पे आ गया +6k। ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो, दो लाइन है दोनों के परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो वेक्टर मिला ये क्या बन जाएगा, इसको मदद करेगा अभी सॉल्व करने में, समझ रहे हो, ये यही तो चाहिए था। अगर आपको एक लाइन चाहिए तो क्या क्या चाहिए आपको, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो आपको चाहिए जहां से वो लाइन गुजर रहा है और वो लाइन जिसके पैरेलल में है। तो हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर तो मिल गया, तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू, जिससे वो गुजर रहा है मतलब 2i -j +3k प्लस, और जिसके वो परपेंडिकुलर है, कौन है परपेंडिकुलर वेक्टर, ये वाला, मतलब लैम्डा इंटू -6i -3j एंड +6k। ठीक है, सो ये अपना आ गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर कहीं पे मिस्टेक हुई भी होगी तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन से ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सर आपने तो गलत कर दिया, डिसलाइक। चलो हो गया, मिटा दो इसको, बहुत अच्छा। देखो स्लो अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो आप ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, ये सबके मदद के लिए हो जाएगा कि लाइक ऐसा हो जाए कि भाई आपको आराम से देखनी है, स्लो देखनी है, समझ के देखना है, आप नॉर्मल स्पीड में देखिए। आपको ये चीजें आती हैं, भगा के देखो, 1.5 पे देख लो, 1.75 पे देख लो। चलो ज्ञान की बातें अब बुक से। सवाल नंबर 3, थर्ड सवाल देखो क्या है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the lines, क्या है लाइंस में दिया हुआ, 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14/2 लैम्डा इज इक्वल टू z - 3/2। और एक चीज दी हुई है, ये दिया हुआ है 7 - 7x/3 लैम्डा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बेटा, y - 5/1, और यहां पे दिया हुआ है 6 - z/5 आर एट राइट एंगल। क्या बोलता है कि राइट एंगल में है, ये बात अपने को बतानी है। क्या किया जाए, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है हम पहले एक काम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अगर आपको दिया हुआ है ना, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है और दो लाइन दिया हुआ है, बोलता है कि दोनों राइट एंगल पे हैं। आपको पता है अगर राइट एंगल है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और आपको पता है cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालते थे, A.B/mod of ऐसे ही निकाला था ना। तो हम बोलेंगे अगर दिस इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A.B क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम बोले अच्छा A.B है क्या, तो हम बोलेंगे A.B है वो जो डायरेक्शन वाली बात थी, डायरेक्शन रेशियो जो था,
इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, देखो 3 2 लैम्डा 2, और इसका क्या है 3 लैम्डा 1 एंड 5। लेकिन रुक जाओ, ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? याद है क्या था? x माइनस x1 अपॉन a1, याद आया कुछ ऐसे? मतलब x अकेला होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे तो बेटा माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से, ये वाला बात को लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 माइनस कॉमन ले ले और यहाँ पे 3। इसको आप लिख सकते हो बेटा कि 7 से डिवाइड कर देते हैं ना, हाँ ठीक है। तो आप लिख रहे हो 7y माइनस 14 अपॉन कितना है 2 लैम्डा। तो बेटा अगर 7 कॉमन ले लिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो 7 अगर कॉमन ले लो तो ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं 7 को यहाँ लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो 7 ऊपर भी जा सकता था जैसा आप चाहते हो। अगली लाइन में यहाँ पे z माइनस 3 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस 3 अपॉन 2। अब देखो बेटा, अगर आप ऐसा लिख पाए, इसको हटा के यहाँ लिख दो, अगर आप ऐसा लिख पाए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। बात समझ में आ रही है? ये है डायरेक्शन रेशियो। इसको भी हम लोग रीराइट करना चाहते थे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? बताओ इसको रीराइट करें तो क्या आ जाएगा? तो हम चाहते थे पहले माइनस कॉमन आ जाए, 7 भी कॉमन ले लो तो आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। ठीक है, ये -7 को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो तो -7 ये ऐसे उठ के यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y माइनस ये इस तरीके से। यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लो, z माइनस 6 बन जाएगा अपॉन 5। ये माइनस को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए और ये इसके क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब आप क्या करोगे? बड़ा आसान है, यहाँ पे जाके पुट कर दो। हम बोलेंगे -3 इंटू दिस पार्ट, -3 इंटू 3 लैम्डा अपॉन -7 प्लस y वाला पार्ट, मतलब ये सेकेंड वाले के साथ, मतलब 2y 2 लैम्डा अपॉन 7 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा? 2 इंटू -5 मतलब -10। बात समझ में आ रही है? डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ मैं, तो लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा। कितना आ जाएगा लैम्डा? यहाँ पे आता है -9 लैम्डा अपॉन माइनस कट कर लें 7 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है -70 अपॉन 7, लिख दो इसको, -10 था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लिख दिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 लैम्डा इज इक्वल टू 70। सो लैम्डा इज इक्वल टू 70 अपॉन 11। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, कहीं पे गलत हुई होगी तो। सो हमारे हिसाब से, मतलब कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 70 अपॉन 11। क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि इफ द लाइन्स x minus 1 upon -3 is equal to y minus 2 upon 2 lambda is equal to z minus 3 upon 2 and क्या दिया हुआ है? x minus 1 upon 3 lambda is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon -5 are perpendicular। तो बोलता है find the value of लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, पुराने सवाल जैसा ही है, जानबूझ के करवा रहा हूँ बेटा, ये बोर्ड में ना बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये तो पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो x जो है पॉजिटिव है, अकेला है, y पॉजिटिव अकेला, z पॉजिटिव और अकेला। क्या ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब इस बार हमको रीअरेंज नहीं करना पड़ा है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? -3 2 लैम्डा एंड 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा 1 एंड -5। आपको पता है, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब a डॉट b क्या हो जाता है? a डॉट b क्या हो जाता है? 0। मान लो मैं इसके डायरेक्शन रेशियो को a बोल रहा हूँ, इसका डायरेक्शन रेशियो को b बोल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा? -3 इंटू इसका फर्स्ट कितना आ गया? 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 कितना आ जाएगा? -10 इज इक्वल टू क्या? 0। क्या आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो? -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7 ना,
7 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 10, सो लैम्डा इज इक्वल टू -10/7। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।